वेलकम टू ट्रांसफॉर्म एकेडमी। माय नेम इज प्रोफेसर विशाल और आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ने वाले वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स पढ़ने वाले, कुछ लॉ पढ़ेंगे हम। इसके अलावा सोशल जस्टिस के बारे में हम थोड़ा इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, रोल ऑफ जुडिशरी, डेमोक्रेसी, ये सब के बारे में हम इन डेप्थ आपको जब बताऊं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली ये सब होता क्या है। तो हम चालू करते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले नाम जो है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉ होता है ऑफ द नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप, ठीक है, जो डिफाइन करता है पावर्स एंड ड्यूटीज क्या क्या है। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। The textbook of the political science till now has helped us to take an overview of local government, the values of the philosophy of Indian Constitution, as also the governing structure created by the Constitution and India's place in international relationship। अब तक हमने क्या पढ़ा है? लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है। लोकल गवर्नमेंट मीन्स जो ग्राम पंचायत होती है, म्युनिसिपैलिटीज होती है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। वैल्यूज एंड फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं अब तक, as also the governance structure created by constitution and India's place in international relationship। इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसे, वो अब तक हम पढ़ चुके हैं। The Indian Constitution has declared its objective to establish a secular democratic republic। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एस्टेब्लिश अ सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है सब रिलीजन को एक ही नजर से देखना। आई रिपीट, सेक्युलर का मतलब होता है सब रिलीजन को एक ही नजरिए से देखना। इसके बाद लिखा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मींस सबको एक ही नजर से देखना, जैसे इक्वल पीपल, सबके हक एक ही है, सब एक ही लेवल के हैं, इक्वल सब पीपल को सेम ट्रीट करना। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव होता है। Also, it has made extremely important provisions to ensure that the citizen get justice and the freedom is protected। इसके अलावा उसने बहुत सारे provisions, rules and regulations बनाए जिसके वजह से जो common people या citizen है उनको justice मिले और उनको freedom मिल सके। The Indian Constitution is seen as a mean through which a progressive developed society has based on social justice and equality will be established। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद क्या है? सब अच्छी तरीके से डेवलप हो, सबको इक्वली ट्रीट करे, सबको इंसाफ मिले। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये सबको पता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? 26 जनवरी 1950। And since then the government has been working in accordance with the principles of constitution। In this chapter we will take a brief overview of a wide-ranging nature of Indian democracy, important changes that have been placed in its political progress and step that has been taken to establish social justice and equality। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले कुछ कुछ जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे इन डेप्थ में। This review will primarily focus on three areas। इसमें तीन एरिया में हम प्राइमरीली फोकस करेंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज डेमोक्रेसी, नंबर टू इज सोशल जस्टिस एंड नंबर थर्ड इज जुडिशियल सिस्टम। सो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें क्या है? पॉलिटिकल मैच्योरिटी। डेमोक्रेसी डज नॉट मेयरली इंप्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। ओके, इसका मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी डज नॉट मेयरली का मतलब होता है मात्र, सिर्फ ये नहीं देखता है। रिप्रेजेंटेटिव मींस जो नो डायरेक्ट रूल, रिप्रेजेंटेटिव मींस जो रूल करते हैं डायरेक्टली। तो वो क्या होता है एग्जैक्टली? ये सिर्फ ये नहीं देखता है कि जो डायरेक्टली रूल करते हैं ये एग्जैक्टली क्या है, उन इन डेप्थ हम पढ़ेंगे। द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस करना है। तो बेसिक एसेंस मतलब जो बेसिक चीजें होती है उसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है इस प्रिंसिपल को, सबको मिलाना है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉर्म करना है ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस। इसको एक्चुअल में रूल्स जो बना रहा है उसको अप्लाई भी करना है। Once this is done, the democracy become an integral part of political life of the society। एक बार ये हो गया, इंप्लीमेंट कर दिया, तो क्या होगा? डेमोक्रेसी क्या बन जाएगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सोसाइटी हो जाएगा। Accordingly, the Indian people have direct representation in the parliament, state legislature and local government। Holding free and fair elections at regular interval is an important indicator of India's successful democracy। आपने देखा है जो इलेक्शंस होता है उसमें कितना स्ट्रिक्टनेस होता है। इलेक्शन अगर हम वोटिंग करने जाते हैं तो आप देखे रहेंगे बाहर कितनी सिक्योरिटीज होती है, पुलिस बैठे रहते हैं, तो वहां पे कुछ बोलते हैं ना नेगेटिव या फिर करप्शन नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एकदम। जो भी है वोटिंग्स वो फेयर होना चाहिए, उसके अंदर कुछ झोल झपाटा नहीं होना चाहिए। बेसिकली जो होना चाहिए क्लियर एंड फेयर होना चाहिए। होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ये मैंडेटरी होता है।
The increasing participation of the people in the political process and political competition show that Indian democracy has become successful to a great extent. जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल हो चुका है, उसके अंदर कुछ डिफॉल्ट नहीं है, वो एकदम क्लियर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, राइट टू वोट के बारे में पढ़ेंगे। The Indian Constitution has made the provision of right to vote for adults. Right to vote, once you complete your 18 years, आपको वोटिंग का पावर मिल जाता है, you can vote. Earlier 21 years मैंडेटरी था, बट राजीव गांधी जी ने चेंज किया और ये 18 years हो गया। In the pre-independence period, several provisions existed which restricted the right to vote. पहले जैसे मैंने कहा कि 21 years मैंडेटरी था, बट उसको अभी 18 years कर दिया है। All such provisions were cancelled after independence, and the Indian Constitution guaranteed adult suffrage by giving them right to vote equally. Suffrage का मतलब क्या होता है? Adult suffrage का मतलब होता है they are getting voting rights, उनको voting rights मिलना, that is adult suffrage, by giving them right to vote equally to both men and women above the age of 21 years. The voting age was later reduced from 21 to 18 years, which gave opportunity of the political participation to the young generations in India. जैसे मैंने कहा 21 से reduce करके 18 कर दिया गया। Such provision have made India the largest democracy in the world. India has the largest number of voters compared to any other democratic nation. इंडिया में सबसे ज्यादा वोटर्स है, एज इन कंपैरिजन विद अदर डेमोक्रेटिक नेशन को हम कंपेयर करें तो अपने इंडिया में सबसे ज्यादा वोटर्स है। This change is not only quantitative but also a qualitative. ये सिर्फ quantitative नहीं है, numbers में नहीं है, but एक qualitative votes है। जैसे मैंने कहा कि votings कैसे होनी चाहिए, fair होनी चाहिए, तो उसके वजह से अपने यहाँ पे कैसा है, quality भी maintain है। As new political parties are emerging with the active support of the young voters. आपने जैसे देखा होगा कि youngsters भी अभी voting में खड़े रह रहे हैं। These participants represent various expectations of people and compete in a political sphere. ये जो यंग जनरेशन है ये आजकल के जनरेशन के रिक्वायरमेंट के बारे में समझते हैं और उस हिसाब से डेवलपमेंट लाते हैं। जो भी एरिया में अगर ये विन होते हैं, जो एरिया से ये सिलेक्टेड होते हैं, वो एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है ये यंगस्टर्स समझते हैं और इस हिसाब से वो लोग चेंजेस लाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट टू डिस्ट्रीब्यूट टिल लास्ट लेवल, मतलब जो पावर है वो सब जगह सब लेवल तक जानी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो भी पावर्स है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल टू मिसयूज ऑफ पावर एंड ऑल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर कॉमन पीपल। जो भी है मिसयूज नहीं करना चाहिए, जिसको भी पावर मिला है टॉप लेवल पे है, जो हायरार्की पे ऊपर है, वो अपनी जो पावर है उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए गलत चीजों में। The directive principles of state policy include the provision for democratic decentralization. One such important provision is regarding empowerment of a local self-government, make genuine democratic governments a reality. After independence, several attempts were made towards democratic decentralization. यहां से हम पढ़ते हैं, the directive principle of state policy include the provision for democratic decentralizations. One such important provision is regarding empowering the local self-government, make genuine democratic government. So हमें क्या करना है, empower करना है जो local government है वो genuine decisions ले, genuine votings held करे, या फिर उन लोग जो भी decisions ले वो genuine होना चाहिए, जो citizen को benefit हो सके। After independence, several attempts were made towards democratic decentralization. Independence मिलने के बाद भी बहुत सारे attempts लिए गए जिसके वजह से क्या हो सके, टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जितनी भी पावर है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। एक ही जन, टेक एन एग्जांपल, अगर एक ही नेता अगर सब पावर लेके बैठे तो इट्स नॉट फेयर। तो जितने भी नेता है या सब हायरार्की लेवल पे सबको इक्वल पावर होना चाहिए। One such important attempt is 73rd and 74th amendment. Amendment means change होता है to the Indian Constitution, which gave a constitutional status to local self-government institution and also increased their पावर। ये एक चेंजेस आप देख सकते हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो हुआ, जिसके वजह से क्या, विच गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड आल्सो द इंक्रीज देयर पावर। उनको एक स्टेट सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनको एक स्टेटस मिला ये अमेंडमेंट चेंज होने के बाद। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आरटीआई, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। ये एक्ट याद रखिए 2005 में आया था। माइट भी एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछा जा सकता है कौन से ईयर में, तो इसका आंसर होगा 2005। Citizen empowerment is essential condition of democracy. It is necessary to create opportunities
for citizens' participation and interactions with the government. Increased communication between citizen and government helps in strengthening democracy and in building a relationship of a trust between them. Right to information क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि अगर आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, टेक एन एग्जांपल, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है जैसे मेट्रो ब्रिज का, वो कहां से फंड आता है? हम जो टैक्स पे करते हैं। तो वी हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन। आप पूछ सकते हो कि कितने दिन में कंप्लीट होगा ये, या फिर ये कितना एक्सपेंसेस हुआ, क्योंकि वो हमारे पैसे होते हैं जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं। It is necessary to create opportunity for citizen participation and interaction with the government. तो हमें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शंस करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा? अपना रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होगा गवर्नमेंट के साथ। Increased communication between citizens and government helps in strengthening democracy and in building the relationship of a trust between them. तो दोनों के बीच, सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच अच्छा स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप होगा और एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा। जब हम किसी से कुछ सवाल पूछते हैं, उसका आंसर हमें मिलता है, तो उसके ऊपर हमें ट्रस्ट आता है। Citizens have a right to know about the functioning of government. Government का कुछ भी functions अगर आपको जानना है, so you have a right to ask the government and government should be answerable. Government को उसका जवाब देना चाहिए। The government of India gave the right to information to the citizen of India to ensure transparency and accountability, which are hallmarks of good governance. तो अगर हम कुछ गवर्नमेंट अगर आपको आंसर दे रही है तो उसका रीजन क्या है? ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, जितनी भी एक्सपेंसेस है या फिर जो भी चीज है ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, अंदर कुछ हिडन नहीं रहना चाहिए। एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल। तो गवर्नमेंट हमें आंसर देना चाहिए जो भी हम क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। Right to information has made a government more transparent and has reduced the element of secrecy in working of the government. Yes, right to information की वजह से क्या हुआ है? ट्रांसपेरेंसी हट गई है। बेसिकली हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम उनसे पुल आउट कर सकते हैं। एंड has reduced the element of secrecy. सीक्रेसी भी, जो भी सीक्रेट काम, ऐसे नहीं कि सीक्रेटली कोई कर रहा है, तो हमें हक है उनसे, गवर्नमेंट से जाके हम इंफॉर्मेशन पुल आउट कर सकते हैं। After the year 2000, the whole approach towards democratic reforms have changed. Democratic reforms are considered as right of a citizen. Reforms means changes जो होते हैं। Democratic reforms are considered as a right of a citizen. Accordingly, citizens in India have got right to information, education and food security. Yes, हमें राइट टू एजुकेशन है। ऐसा कोई ये नहीं है ना, कोई हमें आके रोकेगा कि आप स्टडी क्यों कर रहे हैं। दैट इज अवर बेसिक राइट्स। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, ये सब हमारी बेसिक राइट है। इस पे कोई हमें रोक टोक नहीं कर सकता है। These rights have strengthened democracy in India. इसकी वजह से हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बहुत पावरफुल और स्ट्रेंथन हुआ है। अब हम पढ़ने वाले सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल जस्टिस, जस्टिस मींस इंसाफ होता है, और इक्वालिटी मींस सबको एक ही नजर से देखना, सबको इक्वल ट्रीटमेंट करना। द कॉन्स्टिट्यूशन हैव गिवन द गाइडलाइंस टू एस्टेब्लिश अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन दीज टू वैल्यूज। तो ये सोसाइटी में दो वैल्यूज दिए गए। सोशल जस्टिस, सोसाइटी में सबको इंसाफ मिलना चाहिए, और इसके अलावा इक्वली हमें सबको ट्रीट करना है। We are following the path laid down by our constitution to achieve the goal. तो ये दो चीज पॉसिबल होगी तो हम हमारे गोल तक इजीली जा सकते हैं। To establish social justice is to remove those social conditions which are responsible for injustice and insist on equality of dignity for all individuals. तो ये दो चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है कि हमें सबको जस्टिस देना है, इंसाफ देना है, कुछ करप्शंस नहीं करना है, सबको इक्वली ट्रीट करना है। ओके, The principles of justice and equality aim at ending discrimination in social status. ये क्या, उसका एम क्या है? बेसिकली एंडिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन भेदभाव जो है हमें वो खत्म करना है सोसाइटी में। सोशल स्टेटस सच एज सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर मींस एकदम टॉप लेवल अच्छी क्वालिटी का, इंफीरियर मींस थोड़ा लो क्वालिटी का या डाउन क्वालिटी का। तो हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना है कोई भी कास्ट को लेके, कोई भी रिलीजन, लैंग्वेज एंड जेंडर को लेके। ओके, तो हम इसको देखते हैं एग्जैक्टली ये है क्या। ऑन द बेसिस ऑफ द सुपीरियर और इंफीरियर, हमें किसी में भेदभाव नहीं करना है। आप सुपीरियर है या फिर इंफीरियर है। ऑन द बेसिस ऑफ अ कास्ट, आपकी कास्ट अच्छी है, हाई लेवल की है, लो लेवल की है। रिलीजन में भेदभाव नहीं करना है। लैंग्वेजेस, जेंडर्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, प्रॉपर्टी, या फिर गिविंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। To establish justice and equality, efforts are to be made at all levels of society. तो ये justice and equality के लिए सबकी सोच बदलनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई एक स्ट्रेटा या एक ग्रुप सोच अपनी बदल ले तो हो जाएगा। तो सबको एक ही सोच रखनी है इक्वालिटी एंड जस्टिस की।
सबको एक ही नजर से हमें देखना है। बट द गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड पॉलिसीज ऑन दिस फ्रंट आर मोर इंपॉर्टेंट। हम तो कॉमन पीपल सपोर्ट कर लेंगे, इसके अलावा गवर्नमेंट की भी एफर्ट्स कुछ होनी चाहिए। फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव वन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इनटू द मेन स्ट्रीम। सब सेक्शंस को एक ही नजरिए से देखना है, ऊंची जाति या नीचे जाति, या फिर आप रिच हो या हम पुअर है, वो हमें भेदभाव नहीं करना है, सबको एक ही नजर से हमें देखना है। डेमोक्रेसी इज इन फैक्ट अ प्रोसेस ऑफ अकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शंस इन सोसाइटी। डेमोक्रेसी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। यस, डेमोक्रेसी की वजह से क्या होता है, रिड्यूस होता है अपने सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स में जो झगड़े छोटे मोटे होते हैं, सोशल में सोसाइटी में जो झगड़े होते हैं वो कम हो जाते हैं। लेट अस टेक द रिव्यू ऑफ द एफर्ट्स मेड इन इंडिया इन दिस डायरेक्शन। तो हम देखते हैं कुछ एफर्ट्स जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं, वो हम इस देखेंगे यहाँ पे। नंबर 1 पे क्या है, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशंस ऑफ सीट। Policy of reservation of seat is meant for those sections of the society who have been deprived of the opportunity. Deprived का मतलब होता है not got, या जिसको नहीं मिला है, वो benefit नहीं मिला या सीट नहीं मिला है, reservations. Deprived for the opportunity for education and employment for a long period of time. ऐसा आपने देखा रहेगा अभी मोस्टली एजुकेशन में, कॉलेजेस में जाना हो या फिर अब एम्प्लॉयमेंट जब जॉब पे जाते हो तो कुछ सीट्स रिजर्वेशंस होती है कॉलेजेस में। वो किसके लिए होती है, जो वीकर सेक्शंस होते हैं या फिर जो बॉटम कास्ट के होते हैं, उनके लिए वो सीट कुछ रिजर्व होती है। Accordingly, in educational institution and in government services, some seats are kept reserved for scheduled caste and scheduled tribe. तो आपने देखा रहेगा कुछ scheduled caste के लिए या scheduled tribes के लिए कुछ सीट रिजर्व होती है। There is also a provision of reservations of seat for other backward classes. Yes, scheduled caste और scheduled tribes के लिए कुछ रिजर्व है, उसके अलावा और backward classes के लोगों के लिए भी कुछ सीट रिजर्व रहती है। The scheduled caste and scheduled tribes. Prevention of atrocities act. Students, atrocities का मतलब होता है अत्याचार जो होता है, that is termed as an atrocities. This is an important act for establishing social justice and equality. This act prevents any injustice against the people belonging to scheduled caste and scheduled tribes, or any act of atrocity committed against them is liable for the punishment. Yes, अगर हम इनको कुछ इनके साथ हम चीटिंग करते हैं या फिर इनको नीचा दिखाते हैं या एट्रोसिटीज करते हैं तो दे आर लायबल फॉर पनिशमेंट। तो हमें इनको हर्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो ट्रीट देम एज इक्वल एज वी आर फॉर द सोसाइटी। नेक्स्ट वी हैव प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड सेवरल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज का मतलब इनका जो पॉपुलेशन होता है बहुत कम होता है, जैसे 50% से लेस होना। ओके, तो माइनॉरिटीज में इनका जो कास्ट का या रिलीजन का पॉपुलेशन बहुत कम है, दे आर माइनॉरिटीज। प्रोविजंस का मतलब होता है स्टूडेंट कुछ स्टेप्स या लॉ। The government has adopted several policies of minority to provide them the opportunity for education and employment. इन्हें भी कुछ बेनिफिट दिया गया है गवर्नमेंट ने in terms of education and employment. The Indian Constitution prohibits discrimination on the basis of caste, religion, race, language and region. तो गवर्नमेंट क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोहिबिट करता है, स्टॉप करता है, ये क्राइम है अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कास्ट, रिलीजन, रेस या लैंग्वेज को लेके। दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सब चीज इंक्लूड करना। प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज विच इज फंडामेंटली प्रोटेक्ट्स द राइट to equality, freedom, right against exploitation and cultural and education level. तो ये सब चीजें हमें नहीं करना चाहिए, सबको एक ही नजरिए से देखना चाहिए। Everyone have a freedom, everyone have a right to education, everyone have a right to food, shelter, clothing. Okay? हम कुछ देखते हैं law relating to women and provision for reservations. In the post-independence period, efforts were made for empowering women. पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कुछ एफर्ट्स लिए गए हैं जिसको वुमेन एम्पावर हो, उन्हें भी कुछ हक मिले, उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिले। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रॉब्लम ऑफ अ वुमेन, सेवरल पॉलिसीज हैज बीन अडॉप्टेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू रिमूव इलिटरेसी अमंग वुमेन एंड टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ जेंट्स ही लोग पढ़ सकते हैं या मेंस ही पढ़ सकते हैं, लेडीज लोग को भी उतना ही सेम लेवल का अधिकार है जितना हमें है। ओके, The right to have equal share in property of the father and husband. Yes, एजुकेशन के साथ उनको इक्वल प्रॉपर्टी में हक होता है, जैसे कि एक भाई को होता है वैसे एक सिस्टर को भी होता है। या फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, हमें डाउरी नहीं देना चाहिए, दैट्स अ क्रिमिनल एक्ट।
Act Against Sexual Harassment, Domestic Violence Prohibition Act are some important provisions which create a favorable environment for protection of a freedom of women and securing the development. ये कुछ एक्ट जो बनाए गए हैं जिसके वजह से वुमेन कहीं हद तक बहुत सेफ है. Okay, in a country from very beginning women have inadequate representation in politics and political institutions. beginning से देख रहे हो आप होगे स्टूडेंट्स कि वुमेन को उतना सेम स्टेटस नहीं मिलता इन टर्म्स ऑफ अ नॉर्मल लाइफ देख रहे होगे या फिर पॉलिटिक्स में. many countries in the world have made efforts to increase representations of a woman. बहुत सारी कंट्रीज ने एफर्ट्स लिया है, कुछ स्टेप्स लिया है जिसकी वजह से वुमेन रिप्रेजेंटेटिव खड़ी रह सकती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस या कहीं भी. From their perspective, changes are taking place in India as well. इसकी वजह से अपने इंडिया में भी बहुत लार्ज स्केल में चेंजेस हो रहे हैं. The 73rd and 74th Amendment reserve 33% of seats for women in local self-governing institutions. This percentage has raised to 50% in several states including Maharashtra. 73rd and 74th amendment means change होता है स्टूडेंट. पहले कितना था? 33% of seats reserved थी for a woman, but अब change होके 50% हो चुके हैं इंक्लूडिंग महाराष्ट्र. ये हमारे महाराष्ट्र में भी 50% सीट मिनिमम फॉर वुमेन होनी चाहिए. The National Commission for Women has been established. एक कमीशन बनाया गया that is National Commission for Women. Similar commissions also existed at state level. ये national level पे national commission है, वैसे ही state level पे different commissions है. The Act for the Protection of Women Against Domestic Violence is an important step in the direction of the democracy. जो लेडीज के खिलाफ या फिर वुमेन्स के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके खिलाफ भी बहुत सारे एक्ट बनाए हैं. This act underline the need to protect the dignity and self-esteem of a woman. इसकी वजह से क्या होता है, वुमेन्स का जो सेल्फ एस्टीम है वो ज्यादा बढ़ जाता है, उनका सेल्फ एस्टीम प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें. The Act for Protection of Women Against Domestic Violence is an important step in direction of the democracy. This act underline the need to protect the dignity of self-esteem of a वुमेन. एक ऐसा एक्ट बनाया गया जिस जो दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. अगर हम कुछ वायलेंस करते हैं वुमेन्स के ऊपर तो वी आर लायबल फॉर द पनिशमेंट. दिस एक्ट रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन एंड ऑथोरियनिज्म and expanded the scope of Indian democracy to make it inclusive in a true sense. ये एक्ट की वजह से बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म्स जैसे आपने देखा रहेगा पहले के जमाने में वुमेन्स को घर से बाहर नहीं निकलना होता था इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. अगर उन्हें कहीं जाना है मैरिड वुमेन तो उनको सर पे दुपट्टा कैरी करना पड़ता था. तो ये सब जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स है वो धीरे धीरे अभी खत्म हो रहे हैं. अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी का मतलब होता है कोर्ट्स. The judiciary in India has played an important role in strengthening democracy and helping to make towards achieving the objective of social justice and equality. Courts के वजह से अपना जो जुडिशरी या डेमोक्रेसी है वो कुछ स्ट्रेंथन हो रहा है जिसकी वजह से हम अपना जो गोल्स है वो अचीव कर पा रहे हैं, जैसे कि सोशल जस्टिस का गोल हुआ या इक्वालिटी का. While interpreting the provisions of Constitution, the judiciary has always taken into consideration the fundamental objective of Constitution and also the intention of the Constitution makers. We will try to understand the contribution of judiciary in this regards with the help of a following points. तो हम देखते हैं exactly judiciary का roles क्या है और उनके provisions क्या है, contributions क्या है. Number 1 पे the basic framework of Constitution. The Constitution is dynamic. डायनामिक का मतलब होता है दैट इज चेंजिंग. अभी देख रहे हो आप कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, स्टेबल नहीं रहता ना, कांस्टेंट नहीं रहता है, धीरे धीरे सब चीज चेंजेस होती रहती है. दैट इज डायनामिक का मतलब वी कैन चेंज इट. इट इज अ लिविंग document. It is a living document. The constitution has to change accordingly to changing conditions and parliament has the power to make those changes. हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंजेस कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक बार जो कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है दैट इज फिक्स, हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं. और पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक दोस चेंजेस. पार्लियामेंट के पास पावर या अथॉरिटी है जिसकी वजह से वो चेंजेस कर सकते हैं. The judiciary has accepted this power of parliament to make changes in the constitution, but at the same time specific the limitations of its power. The judiciary has taken a stand that a parliament, while amending the constitution, cannot alter the basic structure of the constitution. Parliament rules बना सकते हैं, they have a power to change, but कुछ जो basic structure है वो change वो नहीं कर सकते. That should be the same as earlier. तो हम देखते हैं exactly वो होता क्या है basic structure. Please understand. The basic structure of the constitution generally includes the following provisions. तो ये कुछ provisions है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट क्या है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट. यस, अपना जो गवर्नमेंट है
वो कैसा है, रिपब्लिक। जैसे हमने ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, अपना जो इंडिया है वो क्या है, रिपब्लिक है। मींस जो टॉप लेवल के जो होते हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है, दैट इज इलेक्टेड बाय अ कॉमन पीपल। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल का मतलब होता है टू डिवाइड पावर इनटू 2 और 3 डिवीजन। जो ये पावर होते हैं वो नॉर्मली 2 या 3 डिवीजन होते हैं, जैसे स्टेट लेवल का हुआ, नेशनल लेवल या लोकल लेवल का जो गवर्नमेंट होता है उसमें डिवाइड होता है। प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यस, प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन, ये चेंजेस अल्टर नहीं होना चाहिए। सॉवरेनिटी ऑफ नेशन, सॉवरेनिटी का मतलब होता है पीपल कैन टेक देयर ओन डिसीजंस, जो हमें डिसीजन हमें लेना है वो हम ले सकते हैं। वी डोंट नीड टू आस्क अदर पीपल, हम ये डिसीजन ले सकते हैं क्या। सेक्युलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म मतलब ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, जैसे मैंने कहा सेक्युलर का मतलब होता है सब रिलीजन को एक ही नजर से हमें देखना है। एंड सुप्रीमेसी मतलब जो सुप्रीम मेन, सुप्रीमेसी मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सुप्रीम है, वो जो मेन है एंड दैट इज ऑन अ टॉप। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन, द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन बाय फंडामेंटल राइट्स in the constitution has been made more meaningful through various decisions of judiciary. Some of the important subjects on which the court have given judgment including rights of a children. हम देखते हैं significant का मतलब होता है important judicial courts के कुछ decisions है, we will see what are those. Given judgment including rights of a children, protection of a human rights को हमें protect करना चाहिए, rights of a children के जो अधिकार होते हैं वो उन्हें मिलना चाहिए, जैसे कि education हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ अ वुमेन, ऑनर एंड डिग्निटी मीन स्टेटस या रिस्पेक्टिव हमें वो प्रोटेक्ट करना चाहिए वुमेन्स का, इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट। दीज एफर्ट्स हैव मेड द पॉलिटिकल प्रोग्रेस इन इंडिया मोर मैच्योर, ये सारे चेंजेस की वजह से अपना जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो ज्यादा मैच्योर्ड एंड स्ट्रेंथन हो चुका है। In this chapter, we took a review of the constitution and the working of the government on the basis of constitution in the context of Indian democracy. Yes, हमने कुछ constitution के बारे में पढ़ा, how it works, उसके बारे में हमने information पढ़ा। There are many challenges before India democracy. Yes, अभी भी हम up to mark नहीं है, कुछ changes हमें requirement है, वो धीरे धीरे होगा। Government's acts and policies have not put an end to all the problem. Yes, government का जो acts and policies वो सारी जो problems को eliminate नहीं करा है, वो खत्म नहीं किया है, कुछ changes अभी भी requirement है हमें। There are several new problems confronting us. However, what is important is that people in India have developed a democratic mindset. Let me give you an example. जैसे people are getting educated, they are understanding like what are their rights, उनका ड्यूटीज क्या है इन टर्म्स ऑफ एज एन इंडियन, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनका रोल क्या है। इफ दे आर वेल वर्स्ड विद और दे आर वेल एजुकेटेड तो ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जाएगी, जो भी भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द इलेक्शन, नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम इलेक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप इट्स वेरी क्लियर। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है हम सॉल्व करेंगे डेफिनेटली। स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।